अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से मैं आपके साथ एंडो की स्टार्ट कर रही हूँ फार्माकोलॉजी। और एंडो की फार्माकोलॉजी पढ़ने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एंडो की फिजियोलॉजी के बारे में नॉर्मल चीज़ें पता हों, यानी आपको पता हो कि हार्मोन जो हैं उनकी रिलीजिंग फैक्टर्स कहाँ से रिलीज़ होते हैं, इनहिबिटरी फैक्टर्स कहाँ से होते हैं, वो हार्मोन जब रिलीज़ होते हैं तो वो क्या काम करते हैं। जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो ही हमने इसको रिलेट करना है। और बहुत आसान सा है एंडो का जो पोर्शन है, बस ये है कि आपकी फिजियोलॉजिकल ग्रिप ऑन एंडोक्राइन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब उसके लिए मैं ये करूँगी कि जो भी हार्मोन मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगी, इसी के नीचे मैं इसके फिजियोलॉजिकल वीडियो का लिंक दे दूँगी। तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि पहले स्पीड चाहे तेज़ करके एक बार उसको सुन लें। जब आपका उसका कॉन्सेप्ट बन जाएगा उसके बाद आप इसकी ये फार्मा पढ़ें तो फिर बहुत आसान लगेगा आपको। ठीक है जी। सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। होता क्या है कि हमारे पास है एक अदद हाइपोथैलेमस, ठीक है। और ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये इंटरेक्ट करता है पिट्यूटरी के साथ, और पिट्यूटरी रिलीज़ करती है बहुत सारे हार्मोन्स, और वो हार्मोन्स हमारी बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम बनते हैं। अब होता यूँ है कि ये जो पिट्यूटरी है इसको दो पार्ट्स में ये डिवाइड हुई हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास होती है एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये वाली क्या होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये ऊपर हाइपोथैलेमस है। अब हाइपोथैलेमस जो है वो एक सिस्टम के थ्रू, जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, उस पोर्टल सिस्टम के थ्रू इंटरेक्ट करता है या अटैच होता है किसके साथ, एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ, ठीक है। और ये जो हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम है ये हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन्स लेकर आता है। ये इसके थ्रू ट्रैवल करते हैं। और ये रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन क्यों रिलीज होते हैं, नॉर्मल सर्केडियन रिदम की वजह से भी, या बॉडी का कोई स्टिमुलस हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की कमी है तो यहाँ से सिग्नल्स जाएंगे और हमारे पास क्या रिलीज़ होगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होगा। अगर ग्लूकोज की कमी है हाइपोथैलेमस सेंस करेगा और यहाँ से एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज़ होंगे जो जाके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को रिलीज़ कराएंगे और हमारा ग्लूकोज लेवल मेंटेन होगा। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लिंक्स हैं जो हमने पढ़े में। एंडो में बेसिकली हमने क्या करना है कि अगर एक हार्मोन की डेफिशिएंसी है, फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन नहीं है, तो हम वो उसका एक एगनिस्ट देंगे और पेशेंट जो है जिसकी ग्रोथ रिटार्ड हुई है उसकी ग्रोथ को इन्हेंस करेंगे। सेम एज हमने पढ़ा हुआ है कि ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा होगा तो एक्रोमेगैली हो सकती है। सो हम ग्रोथ हार्मोन एंटागनिस्ट दे के एक्रोमेगैली को ट्रीट करेंगे। तो ये चीज़ें हमने पढ़नी है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि हाइपोथैलेमस के अंदर रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर्स होते हैं। वो फैक्टर जो हैं वो इस हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू, ये ब्लड होता है इसके थ्रू ट्रैवल करके आते हैं, और ट्रैवल करके आने के बाद वो जो है वो यहाँ पे डिफ्यूज़ करते हैं, और यहाँ पे इंटीरियर पिट्यूटरी में डिफरेंट तरह के सेल्स पड़े हुए होते हैं। उन सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, और उन सेल्स को जब स्टिमुलेट करते हैं तो डिफरेंट तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथैलेमस के अंदर होता है ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग फैक्टर भी, ठीक है, और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर भी होता है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है, रिलीजिंग फैक्टर यहाँ से रिलीज होगा तो वो इस यहाँ पे आके स्टिमुलेट करेगा सोमैटोट्रॉप को। ये सोमैटोट्रॉप्स होते हैं, और ये सोमैटोट्रॉप्स जो हैं ये आगे से क्या रिलीज करेंगे, ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन बॉडी के ऊपर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेगा। सेम एज अगर ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर यहाँ से आता है रिलीज होके डिपेंडिंग अपॉन बॉडी कंडीशन, तो वो आके सोमैटोट्रॉप को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को कम कर देगा। सेम एज यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ होता है, एक तो ग्रोथ हार्मोन के रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर्स होते हैं। दूसरी बात ये है कि चलो इस वीडियो में हम थोड़ा सा बात ओवरव्यू की भी कर लेते हैं ताकि आगे आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसी हाइपोथैलेमस के पास क्या होता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं। ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन यहाँ से एक्ट करते हैं और आके यहाँ पे हमारे सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉप्स को, और ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉप्स क्या रिलीज करेंगे, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करेंगे, ठीक है। ये जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है ये जाएगा और कहाँ पे एक्ट करेगा, एड्रीनल ग्लैंड पे, ठीक है जी। और एड्रीनल ग्लैंड आगे से तीन तरह के हार्मोन बनाएगा जिसे हम आगे पूरे सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजेंस वगैरह। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास और क्या होता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन होता है, ठीक है। वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन यहाँ पे आके थायरोट्रॉप्स को स्टिमुलेट करता है, और थायरोट्रॉप्स आगे से क्या बनाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाके एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड पे, और थायराइड ग्लैंड से आगे क्या रिलीज होते हैं, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। सो एक चैप्टर पूरा जो है अभी हम थायराइड का पढ़ेंगे कि कैसे ये रिलीज हो रहे होते हैं, और ज़्यादा होंगे तो क्या होगा और कम होंगे तो क्या होगा। सेम एज बच्चों बस एक दो बातें और रहेगी कि यहाँ पे हमारे पास होते हैं गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन या फैक्टर्स। ये जो गोनेडोट्रोपिक
गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर्स हैं, ये यहाँ आके गोनेडोट्रॉप्स को एक्टिवेट करते हैं। और जब यहाँ पे आके गोनेडोट्रॉप्स को एक्टिवेट करते हैं तो गोनेडोट्रॉप्स आगे से क्या बनाता है हमारे पास, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवरीज पे जाके एक्ट करता है। ठीक है, फीमेल्स में और मेल्स में टेस्टीज के ऊपर गोनेडोट्रॉप्स जो है वो जाके एक्ट करेंगे और वहाँ से फर्दर प्रोडक्शन कराएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये ओवरीज पे जाके एक्ट करेगा तो फॉलिकल एंड ल्यूटिनाइजिंग ओवरीज से क्या कराता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन कराता है और ओव्यूलेशन वगैरह करता है, जो कि हम पढ़ेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। आखिरी बात ये है कि एक तो यहाँ के ये सारे के सारे स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन आते हैं हाइपोथैलेमस से, लेकिन ग्रोथ का इनहिबिटरी और रिलीजिंग दोनों आता है। और एक हार्मोन ऐसा है कि जिसका सिर्फ क्या आ रहा होता है हमारे पास, इनहिबिटरी फैक्टर आता है, और वो कौन सा है, प्रोलैक्टिन। तो ये बात आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछते हैं कि वो कौन सा हार्मोन है जिसके इनहिबिटरी सिग्नल्स जो हैं वो हाइपोथैलेमस से आते हैं, या फिर अगर हम हाइपोथैलेमस को जो है वो इसका ये जो पोर्टल सिस्टम है इसको कट ऑफ कर देते हैं तो कौन से हार्मोन की सिंथेसिस ज़्यादा होगी, क्योंकि बाकी सारों की तो क्या हो रही थी इसकी वजह से स्टिमुलेशन, तो वो इनहिबिट हो जाएंगे, लेकिन ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिटरी फैक्टर नहीं रहेगा तो मे बी ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा, और प्रोलैक्टिन का भी इनहिबिटरी फैक्टर नहीं रहेगा तो प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर होता है जो कि प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। तो ये कुछ इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हैं जो आपने पूरी एंडो के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, आज मैं भी आपके साथ सोमैटोट्रोपिन को डिस्कस करूंगी, उसके अलावा हम बात करेंगे गोनेडोट्रोपिन के बारे में और बात कर लेंगे प्रोलैक्टिन के बारे में भी, जिसका कि इनहिबिटरी फैक्टर्स होता है। एड्रीनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं और जो थायराइड हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इनके प्रॉपर अलग अलग चैप्टर हैं, सो हम सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में इनको भी डिस्कस करेंगे। अब इंटीरियर की बात कर ली, बेचारी पोस्टीरियर तो रह गई। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर असल में हमारे पास न्यूरॉन टर्मिनल्स होते हैं, यहाँ पे हार्मोन बनता कोई नहीं है, हार्मोन ऊपर हाइपोथैलेमस में बनते हैं और यहाँ पे सिर्फ आके नर्व टर्मिनल में स्टोर हुए होते हैं। ऑक्सीटोसिन होता है और वेसोप्रेसिन होता है, और हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक सिस्टम के थ्रू जब न्यूरोनल सिग्नल्स आते हैं तो उन न्यूरोनल सिग्नल के रिस्पॉन्स में ये ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन रिलीज होता है। वेसोप्रेसिन का पता है आपको कि क्या करता है, वेसोप्रेसिन क्या करता है, वेसोप्रेसिन जो है एक तो ये एट द टाइम ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूट्रस वगैरह की, और दूसरी बात है इसको हम ADHD कहते हैं क्योंकि ये वाटर कंजर्वेशन करने में हमें हेल्प करता है, वाटर बैलेंस में होम्योस्टैटिक रोल प्ले करता है। उसके बाद जो ऑक्सीटोसिन है ये मिल्क इजैक्यूलेशन और ब्रेस्ट डेवलपमेंट वगैरह करता है। तो ये कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं जिन्हें हमने बारी बारी पढ़ना है। अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हुई है तो मैं नीचे वीडियो टैग कर रही हूँ, उसमें से आप मज़ीद चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। ठीक है जी। तो सबसे पहले आज हमने अभी किसको डिस्कस करना है, ग्रोथ हार्मोन को। पहले हम देखेंगे थोड़ा सा कि ग्रोथ हार्मोन कहाँ से आता है, और फिर हम बात करेंगे कि जो ग्रोथ हार्मोन है अगर हम पेशेंट को इसके एगनिस्ट दे रहे हैं, यानी हम उसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बढ़ा रहे हैं तो वो कौन सी कंडीशंस हैं, और अगर एंटागनिस्ट दे रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स को कम कर रहे हैं, तो वो कौन सी कंडीशंस होंगी। अच्छा जी, अब होता यूँ है कि ये हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है, अब थोड़ा सा दोबारा से हम जी अपनी ड्राइंग कर लेते हैं। ये हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस के पास क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर भी होता है और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर भी होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज हुआ और वो ट्रैवल करके विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम आ गया, और उसने यहाँ पे आके किसको स्टिमुलेट करना है, सोमैटोट्रॉप्स को। किसको स्टिमुलेट करना है, सोमैटोट्रॉप्स को। और सोमैटोट्रॉप्स ने आगे से क्या रिलीज करने हैं, सोमैटोट्रोपिन्स। ये चीज़ें आपने यहाँ से ये चीज़ समझनी कि सोमैटोट्रोपिन असल में ग्रोथ हार्मोन ही है, और जब हम सोमैटोट्रोपिन देते हैं तो इसका मतलब है हम ग्रोथ हार्मोन एगनिस्ट दे रहे हैं, हम इफेक्ट्स को बढ़ा रहे हैं। ठीक है जी। तो ये सोमैटोट्रोपिन जो है ये क्या करता है, ये जाता है और टारगेटेड टिश्यूज़ पे एक्ट करेगा और अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। ज़ाहिर है जो भी इसका फंक्शन है, अब इसके क्या फंक्शन क्या एक्शंस हैं वो हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये लिवर में जाता है, और लिवर में जाके ना ये जो सोमैटोट्रोपिन है ये कन्वर्ट होता है सोमैटोमेडिन में। तो ये बात अब सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोमेडिन, और एक टर्म आगे हम और देखेंगे वो भी आपने याद रखनी है। ठीक है, सो ये क्या करता है, ये क्या करता है, लिवर में जाके सोमैटोमेडिन्स में कन्वर्ट हो जाता है, सोमैटोमेडिन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो सोमैटोमेडिन्स है ना, इन्हें हम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स भी कहते हैं। ये कोई 4 तरह के होते हैं, उन्हें कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 के साथ ही ज़्यादा मुशाबित रखते हैं। सोमैटोमेडिन 1 और 3 जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन्स के अंदर। अब ये जो सोमैटोमेडिन्स है ना, हमें नहीं पता किस तरह से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ग्रोथ हार्मोन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। अगर ये नहीं बनेंगे, हमने ऐसे पेशेंट देखे जिनके अंदर ये डिफेक्टिव थे, तो अगर
अगर ये डिफेक्टिव थे तो बेशक ग्रोथ हार्मोन जितना मर्जी था उनकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन वाले एक्शंस हो ही नहीं रहे थे। इसका मतलब है ग्रोथ हार्मोन की वर्किंग के लिए इसका प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और फिजियोलॉजी में हमने इसके साथ एक डिजीज़ भी पढ़ा था कि ऐसे पेशेंट थे कि जिनमें ये वाली जो कंडीशन है ग्रोथ हार्मोन बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन क्योंकि सोमैटोमेटिन्स नहीं थे तो उनमें डिफॉर्फिज्म थी, ठीक है जी। ये बात होगी। थोड़ी सी बात एक्शन की करते हैं और फिर अपने टारगेट पे जाते हैं, एगेनिस्ट और एंटागनिस्ट पे, कि ग्रोथ हार्मोन करता क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये है कि ये आपकी बॉडी में 3 मेन काम परफॉर्म करता है, ठीक है। पहले भी मैंने आपको पढ़ाई हुई है ये चीज़ फिजियोलॉजी में कि ये क्या करता है, एक तोड़ता है, एक चीज़ बनाता है और एक चीज़ को बचाता है। तो तोड़ता किसको है, ये कैटाबॉलिज्म किसकी करता है, ये प्रोटीन की लिपिड की कैटाबॉलिज्म करता है, ठीक है। लिपिड का कैटाबॉलिज्म करता है, फैट्स को तोड़ देता है। उसके बाद एनाबॉलिज्म किसको करता है, बनाता किसको है, तो ये प्रोटीन्स को बनाता है। किसको बनाएगा, प्रोटीन्स को बनाता है। कंजर्व किसको करता है, बचाता किसको है, स्पेयर किसको करता है, कार्ब्स को बचाता है। सो कार्ब्स को बचाता है, प्रोटीन को बनाता है, लिपिड को तोड़ता है। इसीलिए ये आपकी बॉडी के लीन मास में इंक्रीज़ करता है। लीन बॉडी मास जो है वो इंक्रीज़ होता है, यानी आपकी मसल गेन होते हैं। ये नहीं है कि आप मोटे हुए जा रहे हो, जब आप ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होगा या आप ले रहे हो इसको, इससे ये होता है कि आपकी क्या बनती है, वो सिक्स पैक शैक्स और मसल शसल से बिल्डअप होते हैं, जिसे हम कहते हैं लीन बॉडी मास का इंक्रीज़ होना, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाता है, फैट को मूव करा के चर्बी को पिघला देता है, ठीक है जी। तो ये इसके हो गए नॉर्मल फंक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की। थोड़ा आपके जहन में आइडिया हो गया कि कहाँ से फैक्टर आ रहा है, कब बन रहा है तो क्या कर रहा है। दूसरी बात भी ये समझ लो कि अगर ये गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन एक्टिवेट हुआ ना, इनहिबिटरी हार्मोन एक्टिवेट हुआ, तो मैं यहाँ बाहर ड्रॉ कर देती हूँ, लेकिन होता ये यूं ही है, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन अगर एक्टिव होगा तो ये इनहिबिटरी हार्मोन कहलाता है सोमैटोस्टैटिन। क्या कहलाता है, सोमैटोस्टैटिन। तो सोमैटोट्रोपिन एगनिस्ट है, सोमैटोमेडिन रेगुलेटर है, सोमैटोस्टैटिन इनहिबिटर है, ठीक है। तो ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर क्या रिलीज करेगा, सोमैटोस्टैटिन, और ये सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट कर देगा ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को, और सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा तो ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट्स नहीं होंगे। तो ये वाली जो 3 टर्म्स है, सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोमेडिन और सोमैटोट्रोपिन, ये आपने याद रखनी है, और एमसीक्यू जब आप करेंगे तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं हम ग्रोथ हार्मोन की फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे, कि फार्माकोलॉजिकली हमने ग्रोथ हार्मोन कब देना है, ठीक है जी, और क्यों देना है। हम 2 कंडीशंस हमारे पास हैं, या तो हम पेशेंट को क्या देंगे, ग्रोथ हार्मोन एगनिस्ट देंगे, ठीक है, या फिर हम पेशेंट को क्या देंगे, ग्रोथ हार्मोन एंटागनिस्ट देंगे, यानी उसमें शायद ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है और हमें ज़रूरत नहीं है, सो हम एंटागनिस्ट दे देंगे ताकि हम ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशंस को, उसके फंक्शंस को ब्लॉक कर सकें, ठीक है जी। जब हम ग्रोथ हार्मोन एगनिस्ट देंगे तो एगनिस्ट के अंदर वो कहता है रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है सोमैटोट्रोपिन, ठीक है, सोमैटोट्रोपिन बनाया जा रहा है। और ये सोमैटोट्रोपिन हम जब देते हैं तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है कि ये कुछ जाके स्टिमुलेट करता है किसको, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स को, और साथ ही साथ में क्या करता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन है ना ये, बहुत ज़्यादा, तो ग्रोथ हार्मोन वाले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म करेगा। क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ाएगा, फैट की सिंथेसिस को कम करेगा और ग्लूकोज को कंजर्व करेगा, सो उसके लेवल्स को भी बढ़ाएगा। साथ ही साथ उसने लिखा हुआ है कि इसकी वजह से आपकी बॉडी की थिकनेस बढ़ती है, मसल बढ़ते हैं, लेकिन फैट कम होता है। तो ये चीज़ें आप लोग खुद रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब मज़े की बात ये है, मतलब इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हम ये पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं तो हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं सबक्यूटेनियसली या इंट्रामस्कुलरली, और इसको हासिल कैसे करते हैं, रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से, ठीक है। डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से हमने इस एगनेस को हासिल कर लिया, इसका काम भी देख लिया। अब यूजेस क्या हैं, कब हमने सोमैटोट्रोपिन देना है, ये एगनिस्ट हमने पेशेंट को कब देना है, हम ये पेशेंट को तब देंगे जब जाहिर सी बात है वो उसमें ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। क्या होगी, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी, तो ग्रोथ हार्मोन जैसा मिलता सोमैटोट्रोपिन हमने बाहर से दे दिया। या फिर अगर हमारे पास क्या है कि बच्चा है और ग्रोथ फेलियर हो रहा है, ठीक है, ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही, बचपना है लेकिन फिर भी बच्चा है, चिल्ड्रन है, ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है, हमें नॉर्मेलिटी नज़र आई, हमने जाके दिखाया और इसको देना शुरू कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, और जेनेटिक डिसऑर्डर्स में जिनमें शॉर्ट स्टेचर होते हैं पेशेंट, उनमें भी हम देते हैं, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है। उसके अलावा वो कहता है नोनेन सिंड्रोम होता है एक, इसके अंदर भी ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाती है और वो बहुत बोना बोना सा लगता है हमें, और सेम एज अगर किसी को प्रेडर विली सिंड्रोम है तो उसमें भी हम क्या देंगे, ग्रोथ हार्मोन देंगे। तो ये ग्रोथ हार्मोन के हमें क्या हो रहे हैं, फ़ायदे हो रहे हैं कि ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है, ग्रोथ फेलियर है, जेनेटिक कोई एबनॉर्मेलिटी है, शॉर्ट स्टेचर लोग हैं, तो उनको हमने क्या देना है, सोमैटोट्रोपिन जो है वो देना है, ठीक है जी। सोमैटोट्रोपिन हम उसको देंगे। सोमैटोट्रोपिन करेगा क्या, उसकी लीन बॉडी मास को भी इंक्रीज़ करेगा, लीन बॉडी मास को इंक्रीज़ करेगा, बोन थिकनेस को भी ये इंक्रीज़ करता है। उसके बाद वो कहता है स्किन थिकनेस को भी ये बढ़ा देता है, और फैट्स के लेवल्स को बहुत ज़्यादा कम करता है। तो ये सारी चीज़ें आप
डॉक्टर खुद भी लिख सकते हो, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए इन सारे फैक्टर्स की वजह से हम इसको एंटी एजिंग हार्मोन भी कहते हैं। एथलीट्स वगैरह जो है वो इसको यूज़ करते हैं, लेकिन अब एथलीट्स में या स्पोर्ट्स मैन जो होते हैं उनके अंदर इसके यूज़ को ओलंपिक्स वालों ने ब्लॉक किया हुआ है, मतलब बैन किया हुआ है, तो यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। अब अगर हम इतना ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन यूज़ कर रहे हैं तो इसका हमें एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, नुकसान भी तो होगा। अब नुकसान इसका हमें क्या हो सकता है, उसके अलावा वो कहता है कि इसको हम HIV एसोसिएटेड केचेक्सिया में या HIV एसोसिएटेड मसल वेस्टनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब HIV पेशेंट था, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है उसमें, तो उसमें भी हम उसको दे सकते हैं। ठीक है जी। अब बात आ जाती है इसके एडवर्स इफेक्ट की। एक तो ये कि क्योंकि हम इसको इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं तो इंजेक्शन वाली साइड पे ये पेन कॉज करेगा, नॉर्मल सी बात है। दूसरी बात है वो कहता है कि ये एडीमा कॉज कर सकता है, और उसके अलावा ये एथ्रल्जिया और माइल्जिया कॉज करता है। ठीक है, जॉइंट पेन और मसल पेन कॉज करता है, एथ्रल्जिया और माइल्जिया कॉज करेगा। ठीक है। उसके अलावा बच्चों के अंदर इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो ज़्यादा देखने में आए हैं। बच्चों के अंदर ये सूडो मोटर सेरिब्री करता है, या फेमरल एपिफिजिस कर सकता है, या स्कोलियासिस करता है, या फिर हमारे पास वहाँ पे क्योंकि इसके ग्लूकोज पेयरिंग इफेक्ट है तो बच्चों के अंदर ये हाइपरग्लाइसीमिया भी कर सकता है। तो इसको जब देना है तो थोड़ा एहतियात से देना है। ओके जी, यहाँ तक बात होगी हमारे पास किसकी, एगनिस्ट की। अब हम अगली बात करते हैं। एक एगनिस्ट जो है वो कैटजिन के अंदर और भी बताया हुआ है, ऑल्दो लिपन के अंदर एक ही बताया हुआ है, लेकिन कैटजिन के अंदर एक और एगनिस्ट है, सो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो हम बात कर रहे हैं ग्रोथ हार्मोन एगनिस्ट की। और ग्रोथ हार्मोन एगनिस्ट में हमने कहा या तो हम बिल्कुल उसका एनालॉग ही दे देंगे, यानी हम सोमैटोट्रोपिन ही दे देंगे पेशेंट को, या दूसरी चीज़ हम उसको क्या दे सकते हैं, मीकासेरमिन। ठीक है, हम क्या दे सकते हैं, मीकासेरमिन दे सकते हैं। ये जो सोमैटोट्रोपिन था ये तो ग्रोथ हार्मोन था ना, लेकिन ग्रोथ हार्मोन की वर्किंग के लिए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी चाहिए थी, और वो क्या है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। कुछ लोगों में ग्रोथ हार्मोन बिल्कुल नॉर्मल था और उनमें लेकिन किसकी डेफिशिएंसी थी, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 की डेफिशिएंसी थी। तो ऐसे पेशेंट को हमने क्या दिया, मीकासेरमिन दिया, जो कि क्या करता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की एक्टिविटी को इन्हेंस करता है। ठीक है, इसको भी पैरेंटली ही हम इंड्यूस करते हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है क्योंकि ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है तो ये जाके ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने की वजह से ये हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है। इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए जब आपने पेशेंट को मीकासेरमिन देना है तो उससे पहले उसको कुछ अच्छा सा खिला पिला देना है। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है चिल्ड्रंस के अंदर हम ये करते हैं कि जो मीकासेरमिन है हम इसको कंबाइन करके देते हैं, मीकासेरमिन रिनफाबेट बना के देते हैं हम उसको। ठीक है, मीकासेरमिन रिनफाबेट बना के देते हैं। अब रिनफाबेट का क्या मतलब है, हमने इसके अंदर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 भी डाल दिया और ह्यूमन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की भी कॉम्बिनेशन कर दी, और इफेक्ट जो है वो बड़े अच्छे आते हैं। तो ये हमने बात कर ली किसकी, ग्रोथ हार्मोन एगनिस्ट की। बहुत आम बातें थी, ग्रोथ हार्मोन नहीं है, डेफिशिएंसी है, ग्रोथ थ्योरी, शॉर्ट स्टेचर है तो दे दिया। कुछ मसले मसाइल भी थे, अगर ग्रोथ हार्मोन ठीक है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर नहीं है तो मीकासेरमिन भी दे सकते हैं, और बच्चों के अंदर इसको कंबाइन करके देंगे जिस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, रिनफाबेट बोलते हैं। अब दूसरी बात आ जाती है कि हमने क्या देने हैं, ग्रोथ हार्मोन एंटागनिस्ट देने हैं। तो ग्रोथ हार्मोन एंटागनिस्ट हम कब देंगे यार, ग्रोथ हार्मोन एंटागनिस्ट तब देंगे जब पेशेंट की बॉडी में कोई ऐसा ट्यूमर है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कर रहा है और हमें ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन नहीं चाहिए। सो हम उसको एंटागनिस्ट देंगे ताकि हम ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को क्या कर सकें, ब्लॉक कर सकें। ठीक है जी। अब इसकी सिक्रीशन को ब्लॉक करने के लिए हमारे पास जो एजेंट आया वो क्या होगा, सोमैटोट्रोपिन नहीं जी, वो होगा सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। सो सोमैटोस्टैटिन जो है ये एक डेरिवेटिव है नेचुरली अकरिंग एंडोजीनियस सोमैटोस्टैटिन का, जो कि इनहिबिटरी रोल प्ले करेगा। 14 अमाइनो एसिड से ये बना हुआ होता है, 14 अमाइनो एसिड का पेप्टाइड है, और इसका क्या काम है, ये ना सिर्फ जाके इनहिबिट कर देता है ग्रोथ हार्मोन को, बल्कि ये इनहिबिट करता है ग्लूकागॉन को भी, और ग्लूकागॉन के अलावा ये इंसुलिन को भी इनहिबिट कर देता है, और इंसुलिन के साथ साथ ये गैस्ट्रिक को भी इनहिबिट करता है। तो मल्टीपल इनहिबिटरी इफेक्ट है सोमैटोस्टैटिन के। अब सोमैटोस्टैटिन के अंदर उसने हमें 2-3 ड्रग्स बताई हुई हैं, और एक हमारे पास आती है ऑक्ट्रियोलाइड और दूसरी आती है लेनरियोलाइड। ठीक है, ऑक्ट्रियोलाइड, लाइड कॉमन है, ठीक है, ऑक्ट्रियोलाइड और दूसरी है लेनरियोलाइड। ऑक्टियो एंड लेनरियोलाइड आ जाती हैं। मज़े की बात यह है कि ये दोनों जो हैं वो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स हैं, और इनको हम दे सकते हैं कौन सी कंडीशंस में हम देंगे। जैसे यहाँ पे इसके हमने यूजेस लिखे, तो यहाँ पे आप भी ज़रा नीट करके लिख लो, मैं तो लिख नहीं सकती नीट। तो कहता है हम इसको ट्यूमर्स के केस में देते हैं। ठीक है, ऐसा ट्यूमर जो कि क्या है,
कार्सिनॉइड ट्यूमर है या गैस्ट्रोनोमा ट्यूमर है या ग्लूकोनोमा ट्यूमर है या कोई भी और एंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं, और एंडोक्राइन ट्यूमर्स के केस में अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन ज़्यादा हो रही है तो उन ट्यूमर्स में हम इसको देंगे, स्पेशली ग्रोथ हार्मोन की। या ग्लूकोनोमा ट्यूमर है यानी ग्लूकागॉन ज़्यादा है तो भी हम दे सकते हैं, क्योंकि ग्लूकागॉन को भी इनहिबिट करता है। गैस्ट्रोनोमा है, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन ज़्यादा है तो भी हम डिफरेंट तरह के ट्यूमर्स के अंदर इसको दे सकते हैं। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो आप अगर इसको डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हो तो डेली फिर आपको 2 to 4 टाइम देना पड़ता है इंट्राक्यूटेनियसली। और दूसरी बात है वीकली हम इसकी स्लो रिलीज फॉर्मुलेशन भी देते हैं जो 4 हफ्तों के बाद हमें लगवानी पड़ती हैं। एडवर्स इफेक्ट ये हैं, एडवर्स इफेक्ट नहीं बल्कि पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन जो है इसके यूजेस क्या है। सोमैटोस्टैटिन से हम इसके यूजेस याद रखते हैं। पहली बात है इसको हम यूज़ करते हैं सिक्रीटरी डिजीज़ में, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि ये जो है वो गैस्ट्रिक को भी इनहिबिट करता है। तो गैस्ट्रिक जो है, गैस्ट्रिक एसिड अगर बहुत ज़्यादा सिक्रीशन करता है जिसे हम सिक्रीटरी डायरिया बोलते हैं, तो जब हम उस पेशेंट को क्या देंगे, सोमैटोस्टैटिन देंगे तो वो गैस्ट्रिन को इनहिबिट कर देगा। गैस्ट्रिन इनहिबिट हो जाएगा तो ये सिक्रीटरी डायरिया भी ट्रीट हो जाएगा। सोमैटो से हम याद रखेंगे एस से कि इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसको हम सिक्रीटरी डायरिया में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात जो है वो ओ से आपने याद रखनी है। ओ से ये बात है कि ये वेजो कंस्ट्रक्शन करता है ईसोफेगस की। ठीक है, सो ईसोफेजियल वेरिसेस जिसमें ईसोफेजियल ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसमें हम देते हैं ताकि कंस्ट्रक्शन हो जाए, और अगर ब्लीडिंग होती भी है तो कम से कम हो। ठीक है, सोमा से ही हम याद रखेंगे। एस से हमने सिक्रीटरी डायरिया, ओ से हमने कहा ईसोफेजियल, ओ से ईसोफेजियल वेरिसेस कर लो। एम से ये हमारे पास ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के केसेस में दिया जाता है। ये होते सारे हमने ट्यूमर्स पढ़े, सो एम से मैलिग्नेंट ट्यूमर्स वगैरह के केस में हम इसको देते हैं। और ए से सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ग्रोथ हार्मोन के ज़्यादा होने की वजह से आपको क्या होता है, एक्रोमेगैली होती है। ठीक है, एडल्ट्स के अंदर एक्रोमेगैली और बच्चों के अंदर गाइजेंटिज्म। सो एक्रोमेगैली और गाइजेंटिज्म में हम इसको देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो इसके यूजेस हैं कि इसको हम एक्रोमेगैली, गाइजेंटिज्म, ट्यूमर, सिक्रीटरी डायरिया और ईसोफेजियल वेरिकोसिस में देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है कि ये जो एंटागनिस्ट है, एंटागनिस्ट सिर्फ आपके पास सोमैटोस्टैटिन नहीं है बल्कि एंटागनिस्ट भी 2 तरह के और हो सकते हैं। एक एंटागनिस्ट जो है वो आप डोपामीन भी दे सकते हो। कहता है डोपामीन जब हम बहुत ज़्यादा, डोपामीन जब हम नॉर्मली देते हैं तो ये डोपामीन एगनिस्ट पे लगता है, और वो डोपामीन एगनिस्ट जो है वो फर्दर प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन को स्टिमुलेट करते हैं और यूँ प्रोलैक्टिन के लेवल्स को कम करने में हमें हेल्प करते हैं। लेकिन अगर डोपामीन हमने हाई कंसनट्रेशन में दिया तो हाई कंसनट्रेशन में ये हमें ग्रोथ हार्मोन को भी इनहिबिट करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके अलावा आखिरी एंटागनिस्ट बताया हुआ है उन्होंने, एंटागनिस्ट बताया हुआ है पेगवीसोमेंट। पेगवीसोमेंट ये क्या करता है, ये जाके ग्रोथ हार्मोन के जो रिसेप्टर्स हैं ना, जहाँ ग्रोथ हार्मोन ने लगना है, उन रिसेप्टर्स को एंटागनाइज कर देता है, उसके साथ कंपीट करता है और रिसेप्टर एंटागनाइज करता है और उसको हम एक्रोमेगैली में यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई भी होंगी कि ग्रोथ हार्मोन को किन किन कंडीशंस में हम दे सकते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो तो एगनिस्ट देंगे। एगनिस्ट में हमने क्या पढ़ा, सोमैटोट्रोपिन पढ़ा, और उसके अलावा हमने यहाँ पे पढ़ लिया था सोमैटोट्रोपिन के अलावा मीकासर्मिन, जिसको हम कंबाइन करके भी देते हैं बच्चों के अंदर। एंटागनिस्ट हमने देने हैं तो उसमें हमने क्या देना है, सोमैटोस्टैटिन देना है, और सोमैटोस्टैटिन के यूजेस इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। सोमैटोस्टैटिन के अलावा डोपामीन एगनिस्ट हाई कंसनट्रेशन में भी दे सकते हैं और पेगवीसोमेंट भी दे सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स को। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन्स को, गोनेडोट्रोपिन्स आपको पता है कौन सी होती हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, और हाइपोथैलेमस से रिलीज होने के बाद ये इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, और इंटीरियर पिट्यूटरी से आगे रिलीज होते हैं गोनेडोट्रोपिन, फॉलिकल एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये फॉलिकल एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों पे जाके एक्ट करते हैं, मेल के भी रिप्रोडक्टिव पार्ट पे भी और फीमेल के भी रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। फीमेल की रिप्रोडक्टिव पार्ट पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट कराता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन कराता है, और मेल्स के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, स्टीरियोजेनेसिस करता है यानी स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, उसमें हेल्प करता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह इस पाथवेज में ज़्यादती और कमी होगी तो कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है जी।